Hello everyone, I am Kusum and welcome to Faculty Channel. As you can see from its front page that today we will be talking about National Education Policy, that is New Education Policy भी बोल रहे हैं जिसे NEP 2020. इसका हम रिव्यू देखेंगे और इसके कुछ हाइलाइट्स देखेंगे. We will be discussing some highlights of National Education Policy or New Education Policy 2020. So let's begin with the video. See, सबसे पहले किसी भी पॉलिसी के बारे में कुछ भी अगर हम पता करें तो उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है. सो लेट्स फर्स्ट टेक अ ब्रीफ नोट अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. इसको रिप्लेस किया गया है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में आई थी उससे. अब यहाँ पर क्या है कि 1986 अगर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में ठीक से उसको वो क्या है क्यों आया ये पता करना है तो उससे पहले आपको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बारे में पता करना बहुत जरूरी है. तो अगर आप इसके बारे में पता करना चाहते हैं तो आई विल शेयर द वीडियो लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें मैंने एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NEP 1986 के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है. तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आगे बढ़ते हैं. इसमें क्या बताया है कि जनवरी 2015 में एक कमिटी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके थे मिस्टर सुब्रमण्यम. उन्होंने कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करा फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी. उस कमिटी की रिपोर्ट के बेसिस पे इन ईयर 2017 एक ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया गया और 2019 में उसको पैनल के सामने सबमिट किया गया जिस पैनल के हेड थे कृष्ण स्वामी कस्तूरीरंगन. ये हमारे इसरो के चीफ भी रह चुके हैं. तो उस ड्राफ्ट में ये बताया गया जो उसको DNEP कहा गया इन द ईयर 2019 और बाद में उसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने पब्लिक को ओपन कर दिया फॉर पब्लिक कंसल्टेशन. नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब कोई पॉलिसी एजुकेशन से रिलेटेड पब्लिक के सामने प्रेजेंट की गई फॉर कंसल्टेशन. ये ड्राफ्ट जो था NEP का वो 484 पेजेस का था और ये जो मिनिस्ट्री ने एक बहुत अच्छा एक प्रोसेस स्टार्ट करा जिसमें उन्होंने उस पॉलिसी को जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी उसे फॉर्मुलेट करने की कोशिश करी. इफ यू बिलीव इट और नॉट बट जब ये लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया पीपल के सामने तो फिर वो 2.5 लाख ग्राम पंचायत 6,600 ब्लॉक्स एंड 6,000 अर्बन लोकल बॉडीज विद 676 डिस्ट्रिक्ट से इमेजिन सो मेनी सजेशंस वर कमिंग. ओवर 2 लाख सजेशंस आए थे इन सब ग्राम पंचायत ब्लॉक्स अर्बन लोकल बॉडीज और डिस्ट्रिक्ट से मिला के. अब इसके बाद क्या हुआ जब वो सारी सजेशंस आप हमको मिल गए देन नाउ विल कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. यूनियन कैबिनेट ने जुलाई 29, 2020 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव कर दिया. जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस. ओके तो इसको अप्रूव कर दिया इन on July 29, 2020. It was after a 34-year gap. 34-year gap के बाद ये education policy आई है. See, the first education policy was in the year 1968 जो आपकी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम आई थी. इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम आई थी. आफ्टर दैट इन द ईयर 1986 आपकी आई जब अंडर द chairmanship under the prime ministership of राजीव गांधी. उसके बाद से अब तक कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी. बट हाँ बीच में जो 1986 की पॉलिसी उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड किए गए थे इन द ईयर 1992 बट उसको हमने पॉलिसी का नेम नहीं दिया. उसको 1986 की पॉलिसी में ही ऐड कर दिया था. देयरफॉर ये जो पॉलिसी है वो 34 ईयर के गैप के बाद आई है. ये जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये प्रोवाइड करती है ओवरआर्चिंग विजन और कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क. ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री. स्कूल के और हायर एजुकेशन दोनों के लिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है. यहीं पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये जो कैबिनेट से अप्रूव हो चुकी है लेकिन अभी तक ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं की गई.
ये इट इज अ वेरी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाई है. आई टोल्ड यू इन द ईयर 1968 was also from Congress and 1986 was also of Congress. So this is the first formulated policy, education policy of BJP and first in the 21st century also. ये it is not इट इज अभी तक ये एक पॉलिसी ही है, अभी तक इसे लॉ नहीं बनाया गया है. क्यों नहीं बनाया है? बिकॉज इसका भी इम्प्लीमेंटेशन जो प्रपोजल्स है वो डिपेंड करता है कि स्टेट्स और सेंटर्स इसके रेगुलेट किस तरह से करेंगे, क्योंकि जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है. तो हर एक स्टेट को उसको अडॉप्ट करना कंपलसरी है. जब तक वो अडॉप्ट नहीं करते इसको हम लॉ नहीं बना सकते. देयरफॉर अभी ये एज अ पॉलिसी ही है. नाउ अभी हम पहले तो ये देख लेते हैं कि जितने भी चेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन लॉज को रिलेटेड वो कौन कौन से रहे हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज सो मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस पार्ट फॉर एजुकेशन पॉलिसी. कोई भी आपका एजुकेशन जो टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड एग्जामिनेशन होता है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. कौन कौन से एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, अमेंडमेंट्स किए गए हैं रिलेटेड टू योर एजुकेशन लॉज. तो देखिए सबसे पहले तो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, वो उसमें एक प्रोविजन ऐड किया गया स्टेट फंडेड, जिसमें एजुकेशन को स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन बनाया गया. ओके, फर्स्ट तो ये आ गया. उसके बाद 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का इन ईयर 1976, तो वहां पर एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया. दैट मीन्स अब ये सिर्फ स्टेट की नहीं बल्कि सेंटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है एजुकेशन प्रोवाइड करना. उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड अ ब्रॉड डायरेक्शन, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को उसको फॉलो करना, उनसे एक्सपेक्ट किया गया कि उनको ये फॉलो करना पड़ेगा, बट वो मैंडेटरी नहीं रखा गया. लेटर इन द 86th अमेंडमेंट जो 2002 में आया, वहां पर एजुकेशन को एनफोर्सेबल कर दिया गया और वो आपका राइट के अंदर आ गया. आपको पता है हमारे जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है. तो बिकॉज इट इज कमिंग अंडर आर्टिकल 21A, तो दैट मीन्स इट इज अ राइट of the citizens that they will be getting mandatory, they will be getting free education from the age group 6 to 14 years. इतना आपको याद रखना है. रेस्ट आपको जो भी देखना, आप जितने भी और प्रोविजंस ऐड हुए हैं 1986 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें मैंने बहुत क्लियरली सब कुछ बताया है और आप उसके सर्व शिक्षा अभियान के भी जो वीडियो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट अब आप देखते हैं हम एनईपी का विजन क्या है. लेट्स सी द विजन. ओके, जस्ट लेट मी. विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? देखो ये एनविजन करता है कि इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम लाया जाए जो कंट्रीब्यूट करेगा किसको ट्रांसफॉर्म करने का. जो अभी तक हम नेशन सस्टेनेबिलिटी को लेके चल रहे थे उसको ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू एन इक्विटेबल वाइब्रेंट नॉलेज. इक्विटेबल वाइब्रेंट नॉलेज में उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, जिसमें कि जो सोसाइटी को प्रोवाइड की जाएगी, कैसे प्रोवाइड की जाएगी? थ्रू हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल. हर किसी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी. तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट विजन है एनईपी 2020 का. इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी 2020 और हाइलाइट्स ऑफ एनईपी 2020 देख लेते हैं. सबसे मेन चीज इसमें क्या की गई है कि इसका एम रहा है कि जो स्टेट एक्सपेंडिचर था एजुकेशन का, जो स्टेट खर्चा कर रहा है एजुकेशन पे, वो पहले आपका 3% था ऑफ जीडीपी, 3%. लेकिन अब थ्रू दिस एनईपी 2020 इसको 3 से बढ़ा के 6% कर दिया है जीडीपी का. तो जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो भी आपका पार्ट होता है उसमें से 6% जो है अब एजुकेशन पे खर्चा किया जाएगा. इसके कुछ चेंजेस और क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं वो देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज से रिलेटेड. लैंग्वेज का क्या पार्ट रहा है इसमें. तो द पॉलिसी रेजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग. यस, मदर टंग जो होगी वो और जो रीजनल लैंग्वेजेस होंगी उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई है. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5, क्लास 5वीं कक्षा तक के बच्चों का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेजेस में कंपल्सरी इन द सेंस जो वो प्रेफर कर रहे हैं. क्योंकि बच्चा होता क्या है कि बच्चा जिस माहौल में पढ़ा भला है, जिस लैंग्वेज को उसने पहले से देखा है बचपन से, तो वो उससे ज्यादा कनेक्टेड रहता है. तो इससे क्या होता है कि बच्चे को
पढ़ने में ज़्यादा और ज़्यादा इमोशन के साथ वो पढ़ते हैं उन चीज़ों को। जैसे माँ जब कोई चीज़ समझाती है तो फिर बच्चा ढंग से समझ जाता है। इससे ज़्यादा अगर कोई इंग्लिश में आके समझा दे, उसको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी में आके समझा रहा है, हिंदी नहीं आती है, तो वो क्या समझेगा। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में कंपलसरी है अप टू क्लास 5, और हो सकता है उससे ऊपर भी अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं। संस्कृत और फॉरेन लैंग्वेज को भी बढ़ावा दिया गया है यहाँ पर। और जो पॉलिसी होगी also states that no language will be imposed on the students। कोई लैंग्वेज इम्पोज नहीं की जाएगी कि आपको ये बच्चा इंग्लिश में ही पढ़ेगा, हमें इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है, हिंदी मीडियम में ही पढ़ाना है, तो ये कोई लैंग्वेज इम्पोज नहीं की जाएगी बच्चों में। बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो मदर टंग में समझ रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज में अच्छे से समझ रहे हैं, इंग्लिश में समझ रहे हैं, हिंदी, संस्कृत, वट एवर दे आर अंडरस्टैंडिंग, तो उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद शॉर्टली आफ्टर द रिलीज ऑफ द पॉलिसी द गवर्नमेंट क्लेरिफाइड दैट, क्या क्लेरिफाई किया कि लैंग्वेज पॉलिसी एनईपी की इज अ ब्रॉड गाइडलाइन एंड दैट इट वाज अप टू द स्टेट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स टू डिसाइड द इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर ये एक कंक्लूजन, ये एक पार्ट लाया गया कि ये बहुत ब्रॉड गाइडलाइन है एनईपी की, तो फिर यहाँ स्टेट के ऊपर है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्कूल्स हैं, वो अपना डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस तरह से लैंग्वेज बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट करना है, इस पॉलिसी को। इसका मोर डिटेल लैंग्वेज स्ट्रैटेजी रिलीज की गई है इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2021। यहां पर नोट ये किया जा सकता है दैट देवर ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन, और भी बहुत इंस्टीट्यूशंस जो इस लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट कर चुके हैं, पहले से इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। 60 years ago सरदार पटेल विद्यालय में ये ऑलरेडी चलता है। बोथ द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोमोटेड यूसेज ऑफ द मदर टंग टू एज एन एडवाइजरी गाइडलाइन। अगर आपको पता होगा तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी 1986 की, उसमें भी, और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था, उसमें भी ये गाइडलाइन की गई, ये गाइडलाइन दी गई है, एडवाइजरी गाइडलाइन है कि आप मदर टंग का भी यूज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। ओके, अब देख लेते हैं स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्या चेंजेस आए हैं स्कूल एजुकेशन में। सब पहले जो 1986 में पॉलिसी आई थी, उसमें 10+2 एजुकेशन सिस्टम था, मतलब 10th करने के बाद +2 और 11th 12th करेगा, वो एक सिस्टम था। लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है 5+3+4 मॉडल से। अब ये क्या मॉडल है देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला होगा आपका फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में क्या आएगा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो आपका 5 years का है वो फाउंडेशनल स्टेज है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे? उसके जो पहले 3 पार्ट होंगे, पहले 3 years जो होंगे वो प्री स्कूल, जिसको आंगनवाड़ी भी कह सकते हैं, वो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 क्लासेस होंगी, क्लास 1 और क्लास 2, ठीक है, वो आपके प्राइमरी स्कूल यहाँ पर क्लास 2 तक फिनिश हो गया। ओके, इसके बाद इसमें कौन सी एज ग्रुप को कवर किया जाएगा, 3 to 8 years, मतलब क्लास 2 तक 8 years तक के बच्चों का क्लास 2 हो जाएगा। लेकिन सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें ऐड की गई है कि फोकस जो होगा वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। ये नहीं है कि करिकुलम दे दिया ABCD पढ़ो 1 2 3 4 100 तक लर्न करना है तो करना है। नो, दिस विल नॉट हैपन दिस टाइम। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, मतलब बच्चे खेल खेल में कैसे सीख रहे हैं। ये इस टाइप का पैटर्न जो है वो बहुत से मॉन्टेसरी स्कूल्स में भी है, और भी काफी जो अच्छे नई एजुकेशन पॉलिसीज अपना रहे हैं, जो बाहर के फॉरेन से जो फॉरेन की जो पॉलिसीज है उनको अपना के स्कूल्स बना रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स, तो वो ये चीजें अपनाते हैं। लेकिन इंडिया में अब इस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा कि एटलीस्ट टिल क्लास 2 द स्टडीज विल बी बेस्ड ऑन एक्टिविटी लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। ठीक है, ये बहुत कि बच्चा खेल खेल में सीख जाए। उसे जिस तरह से वो स्कूल क्यों नहीं आना चाहता, क्योंकि पढ़ाई उनको इतना बोझ लगता है पढ़ना कि वो नहीं आना चाहते हैं स्कूल, तो इसलिए ड्रॉप आउट्स में वो चले जाते हैं। लेकिन अगर उनको वही जो खेल वो बाहर खेल रहे हैं उसी बेसिस पे उनको स्कूल में भी खिलाया जाएगा तो वो ज्यादा उनको ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, तो वो और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे पढ़ाई की तरफ। नेक्स्ट आएगी आपकी प्रिपरेटरी स्टेज। अभी हमने फाउंडेशनल स्टेज देखी, अब प्रिपरेटरी स्टेज जो आपकी क्लास 3 to 5 होगी, इट विल बी ऑफ 3 years। ये वाला 3 years यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रिपरेटरी स्कूल में। ये आपका एज ग्रुप कवर करेगा 8 to 11 years, और ये ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस, अब यहाँ पर आपका सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, जैसे स्पीकिंग हो गया, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल एजुकेशन, लैंग्वेजेस,
आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, इस स्टेज से आपके ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब अगर आप ध्यान देंगे तो क्लास 1 एंड 2 में सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं होगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, और क्लासेस 3 ऑनवर्ड्स आपका सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ वी कम टू द मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज आपका कवर करेगा क्लासेस 6 to 8। इसमें बच्चे को एज ग्रुप होगी 11 to 14 ईयर्स, और ये यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस किया गया, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इन सब्जेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, साइंसेज, सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स लाई जाएंगे, जिसमें कि बच्चे की जो सोचने की, लॉजिकल रीजनिंग लगाने की क्षमता और बढ़े। हियर एक चीज और बहुत अच्छी ऐड की गई है मिडिल स्टेज में, कि क्लासेस 6 के बाद कोडिंग को एक प्रेफरेंस दी जाएगी कि स्कूल्स कोडिंग भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कोडिंग से क्या होगा, लेकिन वो आपको चॉइस में दिया जाएगा, ऑप्शनल दिया जाएगा। जो बच्चे कोडिंग लेना चाहते हैं दे विल गिव, बट इट विल बी मैंडेटरी फॉर स्कूल्स टू इंट्रोड्यूस कोडिंग इन द स्कूल्स ऑल्सो। इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज क्लासेस 9 to 12 होगी। ये आपका लास्ट का 4th वाला हो गया, +4 वाला। इसमें अभी तक हम +2 करते थे, 10 + 2, अब ये 3 + 4 ये हो गया। कवरिंग द एजेस ऑफ 14 to 18 ईयर्स, 14 से 14 से 18 साल तक के बच्चे। और इट इज अगेन सब डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। व्हाट आर दोस 2 पार्ट्स? क्लासेस 9 and 10 कवरिंग द फर्स्ट फेज, while क्लासेस 11 and 12 दे विल कवर द सेकेंड फेज। इसमें इन चारों ईयर्स में ये इंटेंट किया जाएगी, जो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी आएगी, कपल्ड विद डेप्थ एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी मीन्स अभी तक क्या होता था, हम लोगों ने भी यही पढ़ा है दैट या जो साइंस वाला है वो साइंस के सब्जेक्ट्स ही पढ़ेगा, जो आर्ट्स वाला है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ही पढ़ेगा, जो ह्यूमैनिटीज वाला है ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स, कॉमर्स वाला कॉमर्स ही पढ़ेगा। लेकिन अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी आ गई है। मतलब कि अगर साइंस का स्टूडेंट है जो आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, सपोज मेरे पास मुझे मैथ्स भी अच्छी लगती है और साथ साथ मुझे सोशियोलॉजी भी अच्छी लगती है, मुझे केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है, और मुझे साथ साथ मुझे लगता है कि मुझे हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, तो वी कैन टेक सच सब्जेक्ट्स। नाउ द स्टूडेंट्स are actually getting access to all kinds of subjects. They can take subjects, but are they interested in? I wish, यहाँ पर ना मुझे वो वाला सॉन्ग बहुत याद आ रहा है कि जो आपके 3 Idiot मूवीज का है कि I wanna grow up once again, give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. So यहाँ पर होता है एक और चांस मिलता है, और काश हमारे टाइम पे भी ये सब होता तो it would have been so fun to study these things. यहाँ पर एक क्रिटिकल थिंकिंग को डेप्थ चाहिए और मल्टीपल ऑप्शन ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्लाइड में आपको मैंने दिखा दिया है कैसे एजेस हो जाएगी आपकी। सबसे पहले 3 इयर्स आंगनवाड़ी, प्री स्कूल हो गया, बाल वाटिका कहेंगे, ये एज 3 to 4 होगी, जिसको फाउंडेशनल कोर्स कहा जाएगा। उसके बाद क्लास 3 to 5 हो जाएगी, +3 वाला जो है आपका, इसमें एज होगी आपकी 8 to 11, इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। उसके बाद आपका 3 क्लास जो +3 वाला नेक्स्ट वाला होगा वो क्लास 6 to 8 होगा, एजेस 11 to 14, जिसे आप मिडिल स्कूल कहा जाएगा। अगर हम प्रीवियस वाले से देखें, प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ एज 6 to 16 प्लस जो 10 ईयर्स का जो पार्ट था वहां पर इंक्लूड हो रहा था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 4th जो है +4 वाला, वो क्लास 9 to 12, एज 4 to 18, और इसे सेकेंडरी स्टेज कहेंगे। यहीं पर अगर हम प्रीवियस देखते तो ये एज 16 to 18 होता है, ये +2 वाला पार्ट था। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसमें कि इंस्टेड ऑफ एग्जाम्स बीइंग हेल्ड एवरी ईयर, पहले क्या होता था, एग्जाम्स हर साल होते थे। अब स्कूल स्टूडेंट्स के एग्जाम होंगे क्लास 2 में, देन क्लास 5 में एंड इन क्लास 8। तो 3 एग्जाम्स होंगे अप टू क्लास 8। इसके बाद बोर्ड जो होगा वो भी जो बोर्ड जो पहले से चला आ रहा है आपका 10th में 12th में वो ही होगा, लेकिन वो रीडिजाइन किया जाएगा। अभी आज जब मैं ये बना रही हूँ ये वीडियो, इस डेट पे आज ही एक CBSE ने एक वो सर्कुलर निकाला है जिसमें उन्होंने बोला है कि एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया है। तो वो एग्जाम पैटर्न जो है वो इस NEP 2020 के बेसिस पे ही हुआ है। यहां पर क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड एक मेंटेन किया जाएगा जिसमें एक असेसमेंट बॉडी बनाई गई है, जो बनाई जाएगी, एस्टैब्लिश की जाएगी, दैट इज इट विल बी कॉल्ड परख। वो वाली बॉडी, उस असेसमेंट बॉडी को परख कहेंगे। परख का फुल फॉर्म यहाँ पर है आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये देखिए, P फॉर परफॉर्मेंस, S A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस ऑफ नॉलेज के, एंड H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये परख से आपका स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा।
टू मेक देम इजियर, अब इसको और इजियर बनाने के लिए एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। देखिए पहले बोर्ड के एग्जाम साल में एक बार होते थे, लेकिन अब दे विल बी गेटिंग दे विल बी ऑफरिंग 2 अटेम्प्ट्स। मतलब आप अगर कोई फेल हो गया है तो वो अनदर अटेम्प्ट देकर पास हो सकता है। मतलब ऐसे नहीं कि कंपार्टमेंट आ रही है तब कर रहे हो, नो, दे कैन बी ऑफर दे विल बी ऑफर 2 अटेम्प्ट्स। और जो एग्जाम होगा वो भी 2 पार्ट्स में होगा, एक ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। अभी जो आज मैं आपको बोल रही हूँ सीबीएसई ने जो चेंजेस लाए हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। नाउ दिस पॉलिसी एम्स एट रिड्यूसिंग द करिकुलम, करिकुलम को रिड्यूस किया गया है जिससे कि स्टूडेंट्स के अंदर ऊपर जो लोड है वो थोड़ा कम हो सके, और इसको और इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीलिंगुअल बना दिया गया। और भी ज्यादा इसमें और डिसिप्लिन्स हैं जो सब्जेक्ट्स के, वो और इंक्लूड करेंगे, और मल्टीलिंगुअल होगा, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आप उसको कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि फैशन स्टडीज करना चाहता है कोई और उसके साथ फिजिक्स भी रखना चाहता है, कर सकता है। अगर कोई केमिस्ट्री का करना चाहता है साथ में बेकरी या कोई और सब्जेक्ट्स अगर वो इंक्लूड करना चाहता है तो वो रख सकता है। तो और इस टाइप की चीजें आप कर सकते हैं। ओके, देन इज योर रिपोर्ट कार्ड्स विल बी होलिस्टिक। होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाएगी, सिर्फ एकेडमिक नहीं बट ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल असेसमेंट किया जाएगा बच्चे का, उनके स्किल्स के बेसिस पे भी। मतलब किस बच्चे पे, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो ऐसे नहीं कि स्पोर्ट्स में ग्रेड देंगे या और बाकी सब्जेक्ट्स में उसको मार्क्स दिए जाएंगे, नो। अभी ये सारा अगर वो ग्रेड बेस्ड भी करते हैं तो इसको इसके स्टूडेंट्स के स्किल को भी उतना ही प्रायोरिटी दी जाएगी जितनी एकेडमिक पार्ट को दी जाएगी। सो इट विल बी अ होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड नाउ। देन कोडिंग इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, और एक्सपेरिएंशियल लर्निंग विल बी अडॉप्टेड। ओके, नाउ अभी तक क्या होता था, मिड डे मील स्कीम जो थी, जो आपके 1986 से चली आ रही है कि मिड डे मील होगा, लेकिन अब मिड डे मील के साथ साथ उसको मिड डे मील को और एक्सटेंड करके उसमें ब्रेकफास्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया। मतलब अब बच्चों को 2 टाइम्स मील दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट में कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, एग कर लिया, मिल्क कर लिया, बिस्किट्स दे दिए और एनीथिंग, बट उनको ब्रेकफास्ट जरूर मिलेगा। साथ में जो मिड डे मील खाना होता है दिन का वो प्रोवाइड किया जाएगा। मोर फोकस विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स ऑन उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर। मेंटल हेल्थ का अभी तक कोई इतना ज्यादा बोला नहीं जाता था पॉलिसीज में, लेकिन अब पता चल गया है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा मेंटली हील है, अगर मेंटली वो हेल्दी नहीं है तो वो ना पढ़ सकता है ना वो उसकी डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करेंगे, थ्रू डिप्लॉयमेंट ऑफ काउंसलर्स एंड सोशल वर्कर्स। काउंसलर और सोशल वर्कर्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। स्कूल्स विल बी एम्प्लॉइंग काउंसलर्स या फिर सोशल वर्कर्स, जिसको भी रखेंगे, सो दैट बच्चों की मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही फोकस किया जाए जितना उनकी एकेडमिक पार्ट पे किया जा रहा है। ओके, ये तो था हमारा स्कूल एजुकेशन का, जो हमने थोड़े हाइलाइट्स देखे हैं। नाउ वी विल सी अबाउट हायर एजुकेशन। मतलब कॉलेज में जब बच्चा चल जाएगा, अपना 12th कंप्लीट करके, पास आउट करके, सो व्हाट इज देयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सी, यहाँ पर 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री होगी, जो आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा, जिसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस विल बी देयर। मल्टीपल एग्जिट, कैन यू इमेजिन? हमने तो पूछता भी नहीं था कोई मल्टी, किसी ने 3 साल में, अगर 2 साल में अगर आपने कंप्लीट कर लिया, जो अगर छोड़ दिया बीच में, तो आप तो ठीक है, अदरवाइज आपको दोबारा फिर से करना पड़ेगा। लेकिन अब ये नहीं हो रहा है। अगर किसी रीजन से कोई कंप्लीट नहीं कर पा रहा है अगर अपनी स्टडीज को, अगर वो एग्जिट भी हो जाता है, तो जितने साल बाद भी वो वापस आना चाहते हैं तो वो उसी ईयर से, जिस ईयर में उसने एग्जिट करा, वहीं से उसको एडमिशन मिल जाएगा, वो कंटिन्यू कर सकता है। सपोज 2nd ईयर के बाद अगर मैं बैचलर 2nd ईयर में हूं और मैं नहीं कंप्लीट कर पा रही हूं, अपना नहीं हो पा रहा मेरा कंप्लीट, मुझे कोई रीजन से छोड़ना पड़ रहा है, और अगर मैं 6-7 साल बाद वापस आती हूँ कि मुझे अपनी कंटिन्यू करनी है पढ़ाई, तो आई विल बी अलाउड टू कंटिन्यू फ्रॉम द 3rd ईयर नाउ। 2 इयर्स अगर मैं कंप्लीट करके चलेगी, 3rd ईयर में मुझे एडमिशन मिल जाएगा। सो दिस इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज बीन एडेड इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर द फाउंडर्स ऑफ दिस थिंग, जो उन्होंने ये सब चीजें इंक्लूड करी हैं। इसमें आपका प्रोफेशनल और वोकेशनल एरियाज भी इंक्लूड होंगे, जो इस तरह से अभी आप देखते हैं कैसे इंक्लूड होगा। अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ स्टडी। अगर आप 1 ही साल का कर पा रहे हैं, आगे का नहीं कर पा रहे हैं, आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता था कि हम अगर किसी ने 1 साल बाद छोड़ दिया तो वो उसके लिए वो 12th पास ही है, उसको कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आपने 2 इयर्स का कंप्लीट कर लिया बैचलर डिग्री, तो आपको एक डिप्लोमा प्रोवाइड कर दिया जाएगा इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू फर्दर।
उसके बाद बैचलर ईयर डिग्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स, अगर 3 इयर्स कंप्लीट कर दें तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। दो अब वो 4 ईयर का हो गया, लेकिन बैचलर अगर 3 इयर्स के बाद आप छूट गए आपकी स्टडीज तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। फिर 4 इयर्स के बाद आपको मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री मिल जाएगी, द प्रेफर्ड, और जो जिस भी ऑप्शन में आप प्रेफर करना चाहते हैं, जो भी आप प्रेफर करते हैं जिस सब्जेक्ट में, वो आपको मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स। यहाँ पर एक चीज ये हो गई है कि एमफिल को इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। मास्टर्स ऑफ फिलोसफी जो होता था पहले, क्या था, जो पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, कई होते कि एमफिल करना प्रेफर करते थे। एक तो वो जल्दी हो जाता है, कम टाइम लगता है, और इतना ज्यादा नहीं होता है उसमें हेडेक जितना आपका पीएचडी में होता है। लेकिन अब इन्होंने एमफिल को बंद कर दिया है, ये इन्होंने वेस्टर्न मॉडल से अडॉप्ट किया है इस चीजों को। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट में, HEIs will be transformed into large multidisciplinary university colleges and उसके clusters होंगे या knowledge hubs होंगे। Rationalized institutional architecture for higher education, research incentive universities होंगी, teaching incentive universities होंगी, और autonomous degree granting colleges भी बनेंगे। Phasing out of system of affiliated colleges को बंद कर दिया जाएगा over a period of 15 years through a system of graded autonomy। एफिलिएशन को बंद करके उनको ऑटोनॉमी दे दी जाएगी कि आप अपना खुद का कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेने की कोई इतनी नीड नहीं होगी। देन मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी अंडर ग्रेजुएट में, ये मैं आपको ऑलरेडी अभी समझा चुकी हूँ। इंटीग्रेटेड एक्सपोजर टू साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, प्रोफेशनल फील्ड्स विद फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर्स, क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड होगा। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस, आई सीरियसली आई जस्ट विश आई कैन अगेन do all these things. Really, it is so good to see this kind of पॉलिसी। फिर अंडर ग्रेजुएट डिग्री होगी जो 3 या साल की ड्यूरेशन पर, इसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हो जाएंगे, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं और कभी भी एंटर कर सकते हैं। सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, डिप्लोमा आफ्टर 2 इयर्स, बैचलर डिग्रीज आफ्टर 3 इयर्स, और 4 इयर्स के बाद मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको आपके प्रेफर्ड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिग्री मिल जाएगी। एक ये चीज जो अभी मैं आपको समझाती, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट शैल बी एस्टैब्लिश्ड व्हिच वुड डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न। मतलब आप जब होता है ना कि किसी एक ईयर के बाद आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो क्रेडिट सिस्टम है एकेडमिक बैंक क्रेडिट, यहाँ पर आपके जो भी क्रेडिट्स हैं वो स्टोर कर लिए जाएंगे, एंड व्हेन यू आर टेकिंग एडमिशन अगेन, तो उन क्रेडिट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। देन मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज सेटअप की जाएंगी, जिसे आप मेरू कह रहे हैं। ओके, नाउ हायर एजुकेशन काउंसिल का सेटअप होगा, HECI, जो रेगुलेट करेगी हायर एजुकेशन को, और इस काउंसिल का गोल होगा कि इंक्रीज करे किसमें, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में, बच्चे ज्यादा से ज्यादा एनरोल करें हायर एजुकेशन के लिए। देन नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल भी एक का सेटअप होगा, जिसका काम होगा हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना। इसमें टीचर्स एजुकेशन भी इंक्लूड होगी, बट मेडिकल और लीगल एजुकेशन इससे एक्सक्लूडेड होगी। इसमें सिर्फ आपका हायर एजुकेशन को देखा जाएगा, बट एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। देन NAAC, दैट इज नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल होगा, जिसे आप मेटा एक्रेडिटिंग बॉडी कहेंगे। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC होगा, जो फंड करेगा एंड फाइनेंस करेगा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को। दिस विल रिप्लेस द अभी जो आपका NCTE वाला जो नेशनल काउंसिल है NCTE, उसको रिप्लेस करेगा, और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट मीन्स NCTE हो गया आपका, AICTE और UGC, इन तीनों को रिप्लेस करके एक ही आपकी काउंसिल बन गई है, जो है आपका हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC, ये बना दी जाएगी। इन सब का काम आप गया। ओके, इसके बाद जनरल एजुकेशन काउंसिल बनेगी, जिसे फ्रेम किया गया है फॉर ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। इसको नेमली ये लर्निंग आउटकम्स के एक्सपेक्टेशंस होंगे इसमें, और इट विल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल इन फ्रेमिंग अ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन भी इंक्लूड होगा अंडर GEC, और ये एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी, दैट मीन्स PSSEB, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, PSSB, इसको ध्यान रखिएगा, ये आगे स्लाइड्स में भी आएगा अभी। अदर PSSB और भी कौन कौन से इसमें इंक्लूड होंगे, और जो होंगे प्रोफेशनल काउंसिल्स, वो हो गए आपके वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये सब आपके PSSBs होंगे। नाउ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो NTA है, वो आपके वो रिस्पॉन्सिबल होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने में,
इसमें यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो गया ऑल अक्रॉस द कंट्री, इन एडिशन टू और क्या जेईई मेन और नीट भी एनटीए ही कंडक्ट करवाएगा, और जितने भी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होंगे टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज, स्पेशली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इसके बाद पॉलिसी प्रपोज करेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को लाइक द आईआईटीज मेक चेंजेस विद रिगार्ड टू द डाइवर्सिटी ऑफ द लर्निंग। Apart from this, policy proposes to internationalize education in India. जो एजुकेशन है इंडिया की उसको भी इंटरनेशनलाइज करेगा, जिससे जो बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर एडमिशन ले सकें और या यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर एडमिशन ले सकें। जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैन नाउ सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। जितनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने कैंपस को यहाँ पर भी इंडिया में ला सकते हैं, जिससे इंडिया के लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। फॉरेन जो नहीं जा सकते हैं, इंडिया में रह के ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज से वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, हायर एजुकेशन। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत अच्छी आई है कि फीस प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटी दोनों की फिक्स होंगी। ऐसा नहीं है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी कुछ फीस चार्ज कर रहा है और दूसरा कुछ और चार्ज कर रहा है। नो, सबकी एक जैसी हो जाएगी। प्राइवेट की जो फीस के लिए फीस फिक्स होगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की और पब्लिक यूनिवर्सिटीज की। अब हम देखते हैं टीचर्स एजुकेशन क्या है। एनईपी आपका 2020 वो क्या कर रहा है कि पॉलिसी चेंजेस व्हेन इट कम्स टू टीचर्स एंड टीचर्स एजुकेशन। टीचर की एजुकेशन जिस तरह से अगर हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर चेंजेस आए, बच्चों की स्टडीज में, स्कूल एजुकेशन में चेंजेस आए, हायर एजुकेशन में, तो साथ साथ टीचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। जब टीचर जितनी एजुकेटेड होगी, जितना अच्छा पढ़ा सकती है, उतना ही बच्चे के अंदर भी वो चीजें आएंगी। सो टीचर एजुकेशन पे फोकस किया गया। यहाँ पर टीचर के लिए 4 ईयर बैचलर्स एजुकेशन होगा, बीएड 4 इयर्स का हो जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट नीडेड बाय 2030 तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। दैट मीन्स अभी जिसने एडमिशन ले लिया, लेकिन 2030 तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड आपकी डिग्री वो 4 इयर्स की हो जाएगी। टीचर रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल ऑल्सो बी स्ट्रेंथन्ड एंड मेड ट्रांसपेरेंट। जो भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। नेशनल जो एनसीटी है will frame a national curriculum framework for teacher education by 2021 and national professional standards को सेटअप करेगा by year 2022। अभी कोरोना के इससे हम कह नहीं सकते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल होगा कि ये 2021 या 2022 तक करना इसको, बट यस ये चीजें चेंजेस लाई जाएंगी। पॉलिसी क्या एम करता है? एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन आर टॉट बाय पैशनेट, मोटिवेटेड, हाईली क्वालिफाइड, प्रोफेशनली ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड टीचर्स। तो टीचर का होलिस्टिक होना भी कंपलसरी है। ऐसे नहीं है कि आप पढ़ाने में आप पढ़ा बहुत अच्छा है, लेकिन आपके अंदर वो पैशन नहीं है, वो मोटिवेटेड नहीं हो, इतने क्वालिफाइड हो लेकिन प्रोफेशनली ट्रेन नहीं हो, तो ये चीजें नहीं आएंगी। अब हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट को देखा जाएगा टीचर का भी। ओके, इसके साथ टीचर के लिए ये एक चीज कर दी है कि कोई जो टीचर है वो अच्छा पढ़ा रहे थे उसको उतना मोटिवेट किया जाएगा, एप्रिशिएशन किया जाएगा टीचर्स का। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टीचर को अप्रिशिएट, किसी के काम को अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो वो डीमोटिवेट हो जाता है। अगर छोटी छोटी उनकी इनिशिएटिव्स को भी अप्रिशिएट किया जाता है टीचर्स के, तो दे कीप देमसेल्फ मोटिवेटेड, दे फील हाईली मोटिवेटेड। सो ये चीजें भी इंक्लूड की गई हैं टीचर्स के लिए। यहां देख लेते हैं किस तरह से टीचर एजुकेशन को करा है। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड होगा। मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टीचर दैट इंक्लूड स्टूडेंट्स टीचिंग एट लोकल स्कूल्स बाय 2030। 2 ईयर बीएड हो जाएगा फॉर एप्लीकेंट्स विद एन एग्जिस्टिंग, जिसपे ऑलरेडी बैचलर डिग्री। ये जो बीएड जो मैं आपको 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड बता रही हूँ, ये आपको 12th के बाद आप इसमें एडमिशन लेंगे। 4 ईयर का इसमें आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जिसने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर दी है, मतलब अपने बैचलर्स करने के बाद जो बीएड में एडमिशन ले रहा है, उसके लिए 2 इयर्स का हो जाएगा। और जिन्होंने 4 इयर्स का बैचलर डिग्री कर रखा है, 4 इयर्स का, या जिसने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर लिया, उनके लिए 1 ईयर का बीएड डिग्री हो जाएगी। सो दिस इज स्टिल हियर वेरी क्लियर। आई ओके, नाउ वी विल सी सम अदर चेंजेस जो एनईपी 2020 में इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें आपके न्यूमरस न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विल बी मेड, बॉडीज एंड कॉन्सेप्ट्स हैव बीन गिवन लेजिस्लेटिव परमिशन टू बी फॉर्म्ड। तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल बॉडीज और कॉन्सेप्ट है, इनको लेजिस्लेटिव परमिशन मिल चुका है, ये बना सकते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे? नेशनल एजुकेशन कमीशन जो हेड किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के थ्रू, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अ डिजिटल स्टोरेज ऑफ क्रेडिट्स हेल्प to resume education by utilizing credits for further education. National Research Foundation किया जाएगा to improve
रिसर्च एंड इनोवेशन। स्पेशल एजुकेशन जोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो बनेंगे, जो फोकस करेंगे एजुकेशन ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप इन डिसएडवांटेज रीजन्स, जो बहुत रिमोट एरियाज हैं, रीजन्स हैं जहां पर प्रॉपर स्कूल्स कॉलेजेस नहीं बन पाते हैं, वहां पर स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनेंगे। जेंडर इंक्लूजन फंड होगा फॉर असिस्टिंग द नेशन इन द एजुकेशन ऑफ फीमेल एंड ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन। मतलब कई बार होता है कहीं पर से ये डिप्राइव हो जाते हैं, जहाँ फीमेल एजुकेशन, ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन की एजुकेशन को, जो बच्चे होते हैं वो डिप्राइव रहते हैं एजुकेशन से, वहां पर जेंडर इंक्लूजन फंड रेज किया जाएगा। देन नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनेगा। इट विल बी अ प्लेटफॉर्म जहां फैसिलिटेट किया जाएगा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन टेक्नोलॉजी यूसेज टू इम्प्रूव लर्निंग। देन पॉलिसी प्रपोज करता है एक न्यू लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन को, ये सेटअप होगा सच एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट या फिर इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाली, पर्शियन एंड प्राकृत। ये सारे इंस्टीट्यूट्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। और अदर बॉडीज प्रपोज्ड इंक्लूड, और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी इसमें, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी और नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये सब चीजें आपकी स्टैब्लिश होंगी, ये सारी बॉडीज, पॉलिसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, दीज विल बी स्टैब्लिश्ड। अब एक बार हम इसके टाइमलाइन देख लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे कहाँ पर किस तरह से किया जाएगा। स्टार्टिंग फॉर 2021 टू 22 फॉर्मुलेट किया जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSC और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। Then in the year 22-23, a common guiding setup of national professional standard for teachers prepared for a transformation in assessment system. Then in the year 2025 to 26, it will be attain universal foundational literacy and numeracy in all primary schools for all learners by grade 3, and state or university governments to optimize resources through mechanisms to group or rationalize schools such as school complexes, and at least 50% learners जितने भी हैं they will be exposed to vocational education in the school and higher education system. This is a very good and important part. vocational education को भी preference दी जाएगी. Then we come to year 2029 to 2030. इस ईयर तक यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और टीचर एजुकेशन विल ग्रेजुअली बी मूव्ड इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विद मिनिमम qualification of 4 years B.Ed. ठीक है, and only educationally sound multidisciplinary and integrated teacher education programs shall be forced, and all TEIs will be converted into multidisciplinary institutes. मतलब जितने भी teacher educational institutes हैं, TEIs हैं, उनको multidisciplinary institutes में convert कर दिया जाएगा. And by the year 2040, policy is fully operational. Congratulations. Following this, a comprehensive review will be undertaken. हाँ, लेकिन बीच बीच में इसके comprehensive review भी लिए जाएंगे. So by the year 2040 ये पूरे इंडिया में fully operational हो जाएगा. Okay? Now अब ये देखते हैं ये जो अभी हमारा करंट सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का, उससे किस तरह से डिफरेंट है. ये है, एक तो ये ब्रेक करेगा आपके जो इसके प्रीडेसेसर्स थे, जैसे कि जो कि 1986 1968 में, उनसे किस तरह डिफरेंट है कि ये बिल्ड करेगा आपके ग्राउंड पिलर्स. इट इज बिल्ट ऑन ग्राउंड पिलर्स. क्या इंक्लूड कर रहा है उसमें? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. एंड इट्स अमेंडमेंट्स एम टू लुक रियलिस्टिक. इसके जो अमेंडमेंट्स है रियलिस्टिक लग रहे हैं और ये फास्ट पेसिंग फ्यूचर के लिए हैं. ये हमको फ्यूचर के फास्ट पेसिंग जो अभी देख रहे हैं, तो हमारा जो डिजिटलाइजेशन के वजह से बहुत फास्ट हो गया एजुकेशन, तो वहाँ पर हमारा फ्यूचर सिक्योर कर रहा है एक तरह से. बिग चेंजेस क्या लाए जाएंगे इन बोर्ड एग्जाम्स? न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर विल बी देयर. चेंजेस लाए जाएंगे एग्जाम्स में. कोडिंग लेसन इंक्लूड कराए, रेगुलेशन, हॉलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विद न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, लिंग्वलिज्म, असेसमेंट रिफॉर्म्स, ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन. ये सब इसकी पॉलिसीज से न्यू है. जो पहले से जो चली आ रही है पॉलिसीज, उसमें ये न्यू ऐड हो गई हैं.
Then all these initiatives lay out the clear-sighted vision of NEP with no social group being left behind and making the Indian education system a global destination. मतलब कोई भी ऐसा सामाजिक तबका नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है जिसको छोड़ दिया गया, जो डिप्राइव रहे इस चीज़ों से. तो हर किसी को, हर एक सोशल ग्रुप को इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा. नाउ बेनिफिट्स क्या मिलेंगे हमें 2020 से, इस NEP 2020 से? एक तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस, दैट इज फ्रॉम ECC ही, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से लेके सेकेंडरी एजुकेशन तक. स्टूडेंट्स एक्वायर करेंगे मोर प्रैक्टिकल नॉलेज देन मेयर रोड लर्निंग, मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं बट प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी. और students will have increased flexibility in the choices of study. Students of this, trust me, this is the best part I've liked in this NEP 2020. Best part, multidisciplinary, आपको flexibility मिल रही है सब्जेक्ट्स की, रिड्यूस कर रहे हैं करिकुलम कंटेंट को और प्रमोट कर रहे हैं एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. एक साइंटिफिक टेम्पर नर्चर होगा स्टूडेंट्स के अंदर इन अर्ली यंग एज ओनली, विद रिच एंड क्वालिटी एजुकेशन बाय द टाइम स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर हायर एजुकेशन एंड दे विल बिकम एट पार विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. जो अभी ग्लोबल, जो वर्ल्ड में जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, उसके बराबरी में हमारा एजुकेशन आ जाएगा. देन मोर ग्लोबल एक्सपोजर विद फॉरेन कॉलेजेस बीइंग सेटअप इन आवर होम कंट्री. और जो फॉरेन कॉलेजेस है वो यहाँ पर सेटअप होंगे, उनकी ब्रांचेस यहाँ पर सेटअप होंगी, जिससे कि यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए, बट वही एजुकेशन वो इंडिया में रह के भी ले सकते हैं. इंडिया अट्रैक्ट करेगा फॉरेन स्टूडेंट्स को भी अपनी तरफ एजुकेशन, क्योंकि इतनी अगर अच्छी आपकी एजुकेशन पॉलिसी हो गई है तो then it is but obvious that the foreign students would like to come and take admission in Indian colleges or Indian schools also, right? फिर added importance is given to practical assignments and skill development. exposure होगा म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर में स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स गेन कर सकते हैं ग्रेटर एक्सपोजर टू वोकेशनल स्किल्स, जैसे कि कोडिंग को अगर क्लास 6 से इंक्लूड कर देंगे तो क्या होगा, ये उनके लिए एक वोकेशनल स्किल हो जाएगा, जिसका आप कोडिंग का आप हर कोई जानता है. अब आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए, बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल ग्रुप्स हैं जो कोडिंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे उनका एक तरह से वोकेशनल स्किल बढ़ रहा है. देन न्यू वे फॉर अ न्यू वे ऑफ लर्निंग विद क्रिटिकल थिंकिंग अलॉन्ग विद डिस्कवरी, डिस्कशंस एंड एनालिसिस, और स्पेसिफिक और एक्शन ओरिएंटेड पॉलिसी हो जाएगी, जिसके आउटकम्स दे विल बी आउटकम ड्रिवन. मतलब ऐसे नहीं है कि पढ़ के बस रह रहे हैं, बट एक एक्शन ओरिएंटेड पॉलिसी है जो कि आउटकम ड्रिवन होगी, उसके आउटकम भी देखने को मिलेंगे. एम्फेसाइज किया जाएगा क्वालिटी इन हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होगा, क्वालिटी देखी जाएगी. स्ट्रेसेस ऑन रिसर्च एंड फंडिंग टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एक तो उनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी जाएगी, मतलब वो एफिलिएटेड नहीं रहेंगे, अब ऑटोनॉमी उनकी अपनी होगी, और उनको रिसर्च और फंडिंग भी दी जाएगी, रिसर्च के लिए फंडिंग भी दी जाएगी. इम्प्रूव की जाएगी क्वालिटी एंड अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी, उनको अच्छी इम्प्रूव की जाएगी, और लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव करने के लिए वो उनको अचीव कर सकेंगे. इसमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN को इंक्लूड किया जा रहा है, ये मैंने आपको बताया PSSP एक तरह से हो जाएगा. देन फोकस किया जाएगा 21st सेंचुरी स्किल्स पे, जिसमें टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट होगा. ओके, देन स्टूडेंट्स विल ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर इन लर्निंग. जैसे हम देखते हैं ना कि स्कूल्स में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जब बच्चा किसी रिमोट एरिया से आता है या किसी उनके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो व्हेन दे टेक एडमिशन इन न्यू स्कूल्स, इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, तो वहाँ पर दे रियली स्ट्रगल टू एक्चुअली पेस अप विद द लैंग्वेज बैरियर. वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में क्या होता है, फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज दे प्रेफर्ड चिल्ड्रेन, उनको प्रेशराइज किया जाता है, कहूँगी कि इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश ही आनी चाहिए. तो जो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी रिमोट एरिया से पढ़ के आ रहे हैं, जो उनको इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपोजर ही नहीं मिला है, तो हाउ विल दे एक्चुअली अंडरस्टैंड द थिंग्स. वहाँ पर यहाँ पर जब मदर टंग और आपके रीजनल लैंग्वेजेस को इंक्लूड कर दिया जाएगा स्टडीज़ में, तो ये लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, अब यहाँ पर हम कुछ शॉर्टकमिंग्स देख लेते हैं, मतलब कुछ क्या कमियां हैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो वो देखते हैं. एक तो ये है कि ये आपको बात कर रहा है एग्जिट्स फॉर चिल्ड्रन टू ड्रॉप आउट एंड री एनरोल एंड एट द सेम टाइम इनिशिएट्स द राइट टू एजुकेशन टिल क्लास 12. एक तो ये बोल रहा है कि मल्टीप्लरी वो जो एग्जिट वगैरह हैं, री एनरोल कर सकते हैं, वो तो बोल रहा है, साथ में एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन भी दे रहा है क्लास 12 तक.
इससे अच्छा है अगर ये ऐसे करे कि ये एग्जिट वाला को रिमूव कर दे और इसको कंपलसरी बना दे। अगर एजुकेशन को कंपलसरी बना दे अप टू एज 18, तो बच्चा पढ़ाई छोड़ेगा ही क्यों? आप खुद सोचिए। अगर हम इसको इस तरह से कर दें कि ये री एनरोल कर सकते, कभी भी छोड़ रहा है कभी भी आ रहा है, तो एक ब्रेक लग रहा है उसकी स्टडीज में, वहां पर वो लैग बिहाइंड कर रहा है। जिस एज तक उसको वो नेसेसरी एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उस एज तक नहीं मिल रही है, तो उसका प्रोग्रेस उतना पीछे जा रहा है, उतना डेवलपमेंट उसका पीछे जा रहा है। तो इसको अगर हम ये एग्जिट को हटा दें इससे और इस एक नॉर्मल वे आउट कर दें जिसमें कि कंपलसरी हो जाए, मतलब 18 ईयर्स तक आपको कंपलसरीली पढ़ना है, तो एक बेनिफिट मिल सकता है। तो ये एक तरह का मुझे शॉर्ट कमिंग लग रहा है। एंड देन लीव अलोन द डिजिटल एड। कई जगह ऐसी हैं जहां अभी भी हम इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर डिजिटल डिवाइड। कई ऐसी जगह हैं जहां पर बच्चों को एक्सेस नहीं है फॉर कंप्यूटर्स, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो कैसे हम डिजिटलाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को। वहाँ पर बेसिक एजुकेशन नहीं मिल रही है इन रिमोट एरियाज में। हाउ वुड दिस चिल्ड्रन विदाउट बेसिक एड सपोज टू स्टडी फ्रॉम अ डिजिटल ओपन स्कूल्स ऑन कंप्यूटर्स डिजिटल, वी आर स्ट्रगलिंग विद डिजिटल डिवाइड। अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो नहीं पढ़ पाए, जो रिमोट एरियाज में रह रहे थे। डिजिटलाइज तो हो गया, सब बच्चे कंप्यूटर इंटरनेट से पढ़ रहे हैं। जब वो बच्चे नहीं पढ़ पाए जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं है, जिनके पास फोन नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, जिनके पास इंटरनेट एक्सेस, कई ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर इंटरनेट चलता ही नहीं है, तो हाउ कैन दे गेट एक्सेस टू सच थिंग्स। थिर्डली, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द डिजिटलाइजेशन ऑफ क्लासरूम्स इज गोइंग टू टेक प्लेस। ये तो मेंशन ही नहीं किया है कि डिजिटलाइजेशन जो क्लासरूम्स का है वो कैसे किया जाएगा। Then talking about the quality of education taught in schools, NEP has drafted that elaborate plans for shaping new teachers through continuous development program. न्यू टीचर्स को आप शेप तो करोगे, लेकिन व्हाट वुड हैपन टू द ओल्ड टीचर्स एंड देयर कैपेसिटी बिल्डिंग। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, जो ओल्ड टीचर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे इंप्रूव करोगे? उनको भी तो ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। इसके बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया है। आप न्यू टीचर्स को तो शेप कर रहे हो, उनके लिए तो सब कुछ है, सब कुछ आपने एक इलेबोरेट प्लान बना दिया है, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओल्ड टीचर्स हैं उनको किस तरह से आप उस लेवल तक पहुंचाओगे, वो तो मेंशन नहीं है इसमें। Then no reference to sports and other physical activities including dance, karate, yoga as a significant part of academics. इनको इन्होंने ऑप्शनल के रूप में तो रखा है इन सब चीज़ों को, लेकिन इसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं बनाया है एकेडमिक्स का, तो इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं ये सोच रही थी, ये ऐड करना चाह रही थी कि एक तो यहाँ अगर हम बोलें कि रीजनल लैंग्वेजेस में और मदर टंग में कंपलसरी कर देते हैं अगर पढ़ाना, तो वो टीचर्स कहाँ जाएंगे जिनको वो लैंग्वेजेस नहीं आती। मोस्टली सेंटर स्कूल्स, जो सेंटर स्कूल्स होते हैं, सेंटर के जो स्कूल्स होते हैं, NVS हो गया आपका, KVS हो गया, इनमें क्या होता है कि इनको कैडर कहीं का भी दे दिया जाता है। अब उत्तराखंड का के बच्चे को के टीचर को उठा के दिल्ली भेज दिया या कहीं और भेज दिया। इफ़ दे डोंट नो दैट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, हाउ विल दे एक्चुअली टीच देयर? तो यहाँ पर एक मुझे लगता है गैप आ सकता है। और या सपोज कोई ये उत्तराखंड में कोई है और कोई प्लेन एरिया में रह रहा है जिसको गढ़वाली नहीं आती है, कुमाऊनी नहीं आती है, तो वो किस तरह से, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में लगता है तो वो किस तरह से रिमोट एरिया में जाके पढ़ा लेगा जब उसको वो लैंग्वेज ही नहीं, जो वो रीजनल लैंग्वेज मदर टंग उसको वो नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गैप है जहाँ पर टीचर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा टू इफ दे आर बिंग सेंट टू सच एरियाज। तो ये कुछ है, बट ये शॉर्ट कमिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है जितने इसके बेनिफिट्स हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं ये वे फॉरवर्ड टू NEP 2020 ये किस तरह से हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो गया है। Come what may, the new national education policy NEP promotes a participatory, holistic and inclusive approach into education. ये दे रहा है। Policy released is a result of field experience, actual experience किया गया है, factual research है, feedback लिया गया है from stakeholders, lessons learned from best practices। तो इसमें actually सब लोगों की एक राय मांगी गई थी, उनके सजेशंस मांगे गए थे। और इट्स प्रोग्रेसिव मार्च इज अ शिफ्ट टू अ मोर साइंटिफिक अप्रोच टू एजुकेशन।
ठीक है। देन ये ऑथराइज स्ट्रक्चर है, विदाउट एनी डाउट केटर्स टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है। गिव्स देम सोशल एंड फिजिकल अवेयरनेस, उनको सोशल और फिजिकल अवेयरनेस दी जाएगी। इम्प्लीमेंट किया जाएगा विद द सेम इंस्पिरेशन, और इसका न्यू स्ट्रक्चर कैन make India become one of the leading countries in the world and make our children and youth realize the potential and contribute to national development. Imagine, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ये इतनी अच्छी पॉलिसी है कि जिससे कि इंडिया जो है वो जो जितने भी लीडिंग कंट्रीज हैं अभी एजुकेशन में, इंडिया बहुत पीछे है, इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड इन एजुकेशन, ट्रस्ट मी, बट इफ दिस थिंग्स इम्प्लीमेंट्स इन द स्पेसिफिक टाइम, जितना टाइम लाइन दी गई है उसमें अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाते तो इंडिया को एजुकेशन सिस्टम में कोई नहीं पछाड़ सकता। नो वन कैन एक्चुअली थ्रो इंडिया बैक इन द एजुकेशन सिस्टम। और इससे क्या होगा, लीडिंग कंट्रीज में हमारा नाम आ जाएगा, इंडिया लीड कर सकती है कंट्रीज, बाकी कंट्रीज को इन एजुकेशन। और हमारे जो बच्चे हैं, जो अब यूथ है, बच्चे हैं, उनके अंदर और पोटेंशियल आएगा और वो हमारी नेशनल डेवलपमेंट में और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, एजुकेशन में इसलिए इतना खर्चा किया जाता है कि यही बच्चे आगे पढ़ के नेशनल डेवलपमेंट में जॉब्स करेंगे, बाहर करें, चाहे वो अपने नेशन में करें, तो इससे हमारा और जो जीडीपी होगा वो ग्रोथ करेगा, क्योंकि अच्छा एजुकेटेड यूथ जाएगा काम करने के लिए तो जीडीपी उतना ही अच्छा नेशन के लिए होगा। सो दिस इज द थिंग दैट NEP 2020 is actually promising and it is a very good policy. Yes, it has some drawbacks, but वो हर जगह होते हैं, कहीं हर एक पॉलिसी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू इट्स बेनिफिट्स, जो NEP 2020 के बेनिफिट्स हैं उसके कंपैरिजन में इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो बहुत छोटे हैं, एंड उनको हम अगर चाहें तो उनको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, एंड यस, please, if you have liked the video, please do like, comment and subscribe my channel and press the notification bell so that whenever we upload any new video you get notified. Thank you so much. Take care of yourself and keep learning. Thank you everyone. Bye bye.